मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की एन्यूरिज्म्स के बारे में कि एन्यूरिज्म्स क्या है एंड मुझे कैसे पता चला कि मेरे ब्रेन में 2 एन्यूरिज्म्स हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मुझको कैसा फील हुआ जब मैं अपने डॉक्टर से मिला। मैंने अपने डॉक्टर से क्या क्वेश्चन पूछे और डॉक्टर ने कैसे मुझे एक्सप्लेन किया। मैं ट्राई करूंगा उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एकदम सिंपल नॉन मेडिकल टर्म में। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से। जिस दिन से मुझे पता चला कि मेरे ब्रेन में एन्यूरिज्म्स है, एक क्वेश्चन मेरे सर में हमेशा आते रहे, वाई मी, भगवान मेरे को क्यों दिया, एन्यूरिज्म क्यों होता है। मैं जब अपने डॉक्टर से मिला, मेरा पहला क्वेश्चन उससे वही था कि क्यों क्यों एन्यूरिज्म होता है और मुझको क्यों हुआ। डॉक्टर ने मुझे चार तरह की रीज़न बताए कि क्यों हो सकता है। नंबर पहला कि जनरली जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको होने का चांस होता है। मैं स्मोक नहीं करता हूँ तो वो रीज़न मुझे अप्लाई नहीं हुआ। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर इसमें एक पार्ट प्ले करता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को एन्यूरिज्म हो सकता है और मैं उसका कनेक्शन बना चुका था क्योंकि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर था जब मैं अपने अर्ली 20s में था तभी मुझे को था, लेकिन मैं लापरवाह था। मैंने दवाई खाना शुरू किया जब मैं अपने लेट 20s में था, अराउंड 29-30 में दवाई खाना शुरू किया। वो एक पार्ट हो सकता है लेकिन कोई श्योर नहीं जानता है। तीसरा कारण जो डॉक्टर ने बताया इज़ जेनेटिक, हेरिडिटरी, और वो मुझको तुरंत कनेक्ट किया बिकॉज हमारी माता जी को ब्रेन एन्यूरिज्म था। अनफॉर्चुनेटली उसी से उनकी मौत भी हुई। एंड चौथा उसने कहा कि कोई जानता नहीं है, एन्यूरिज्म किसी भी कारण से हो सकता है। मेरे को एक अंदाज़ा लगा कि मेरे को बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर है और मेरे को हमारे जेनेटिक्स वैसा है, वो दो रीजन रेजोनेटेड विद मी। अब मुझको अंदाज़ा लग गया था कि मेरे को एन्यूरिज्म क्यों हुआ, और अब तो उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे डॉक्टर से था कि क्या है मेरे ब्रेन में, कहाँ पे क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। और डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि मुझको 2 एन्यूरिज्म है। पहले बात करते हैं पहले वाले की। तो उसका नाम है MCA। MCA इज़ द लोकेशन, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, जहाँ पे वो है लोकेशन उसका मेरे करीब यहाँ पे आँखों के राइट साइड में, आँखों के पीछे में है। और उसका जो साइज है वो करीब 8 mm के बराबर है। और दूसरा एन्यूरिज्म उसे कहते हैं ACOM, दैट इज़ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। 2 आर्टरी आती है जिससे कि ब्लड जाते हैं और दोनों आर्टरी का जो जंक्शन है उसमें वो वाला एन्यूरिज्म है और उसका साइज करीब 5 mm का है। नेचुरली हमें लगा कि भाई जो ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा रिस्की होगा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई इसमें कौन सा बड़ा वाला ज़्यादा रिस्की है। तो डॉक्टर ने कहा कि जनरली यस, जब कोई भी एन्यूरिज्म 7 mm से ज़्यादा होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि वो रिस्की है, उसका कुछ इलाज कराना चाहिए। यदि 7 mm से कम है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन खाली साइज मैटर नहीं करता है, लोकेशन भी मैटर करता है। उसने कहा कि मेरे केस में जो 5 mm वाला है, जो कि थोड़ा पीछे में है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, वो ज़्यादा रिस्की है, उसलिए कि उस जगह में सबसे ज़्यादा रप्चर होते हैं। अब मुझे पता चल गया था कि मेरे एन्यूरिज्म का साइज क्या है, कहाँ पे वो है और उसका शेप कैसा है। नेचुरली सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस अपॉइंटमेंट का था कि उसका क्या किया जाए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास है। हमारे डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि डू नथिंग, आप कुछ भी मत करिए, जस्ट वॉच कीजिए, मतलब कि एवरी 6 मंथ और 12th मंथ में आप स्कैन करवाइए और देखिए कि एन्यूरिज्म का साइज क्या हो रहा है। ये बहुत ही रीजनेबल ऑप्शन है बिकॉज सारे एन्यूरिज्म नहीं रप्चर करते हैं।
स्पेशली जो 7 mm से छोटे एन्यूरिज्म है उसको डॉक्टर जनरली वेट एंड वॉच ही बोलते हैं। अगर 7 mm से बड़े हैं तब उसको कुछ करने के लिए करते हैं, तो वो एक रीजनेबल ऑप्शन है। लेकिन वेट एंड वॉच अप्रोच का एक बहुत बड़ा कॉन है। वो कॉन ये है कि अगर वो एन्यूरिज्म रप्चर हो गया तो 40% लोगों की मौत हो जाती है, वो हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते। और जो 60% जो बचे हैं वो बच तो जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत लोग विकलांग हो जाते हैं, उनमें लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी आ जाती है। दूसरा ऑप्शन जो है उसको बोलते हैं कॉइलिंग, वो कि मिनिमल इन्वेसिव है, मतलब कि बहुत ज़्यादा काट छीट नहीं करना है। तो उसमें क्या होता है कि या तो आपके आर्टरी से या आपके ग्रोइन वाले आर्टरी से उन लोग एक स्मॉल थिन ट्यूब को ट्रैवल कराते हैं अप टू योर ब्रेन एन्यूरिज्म। जब वो एन्यूरिज्म के पास में चल जाता है तो उस एन्यूरिज्म में वो पाइप से उन लोग कॉइल डाल देते हैं, टाइटेनियम कॉइल। अब क्या हो गया कि ये जो एन्यूरिज्म जिसके अंदर में ब्लड था वहाँ पे आप मेटल भर दिए, तो अब इसमें जब ब्लड नहीं है तो ये बड़ा नहीं होगा और ये रप्चर नहीं होगा, ब्रस्ट नहीं करेगा। तो ये ऐसे किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि मेरा एक एन्यूरिज्म है, उसको बोलते हैं वाइड नेक। सो अगर एन्यूरिज्म इस तरह से है, इसके अंदर में आप कॉइल भर दिए तो ये निकलेगा नहीं। लेकिन मेरा एक एन्यूरिज्म है ऐसे वाइड, तो इसमें अगर आप भर भी दिए हैं तो ये चांस है कि निकल जाएगा। तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि वो फिर चैलेंजिंग होता है इस तरह से उसको फिक्स करने का। उसमें फिर क्या करते हैं कि एक और यहाँ पे स्टेन लगाते हैं जिससे कि ये बाहर नहीं आए और स्टेन के बीच से आपका ब्लड भी चला जाए। और एक तीसरा चीज़ होता है जिसको बोलते हैं फ्लो डिवर्टर। उसमें क्या होता है कि उसमें भी एक स्टेन होता है, वो स्टेन लगा देते हैं, इसमें कुछ भरते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड आपका सीधा चला जाएगा, इसके एन्यूरिज्म में ब्लड नहीं जाएगा, जिससे कि ओवर द पीरियड एन्यूरिज्म धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। सो ये वाला जो टेक्निक है ये न्यूअर टेक्निक है, ज़्यादा प्रेफरेबल टेक्निक है। लेकिन ये सब प्रोस हो गए। कौन ये था कि वो बोलते हैं कि 85% चांस है कि ये फिक्स होगा, 15% चांस है कि ये फिर से हो सकता है, क्योंकि जो कॉइल भरा गया है, कॉइल दब के अंदर दब जाता है, तो फिर इसमें ब्लड जाना शुरू हो जाता है। पर ऐसा 15% टाइम में होता है। लेकिन प्रोस है कि ज़्यादा कुछ काट छाट नहीं है, एक सिर्फ होल्ड करना होता है और कर देते हैं। एक दिन हॉस्पिटल में रखते हैं और एक 2 वीक में आप काम पे जा सकते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट नंबर 2। एंड ट्रीटमेंट नंबर 3 उन्होंने बताया इज क्लिपिंग इज ओपन सर्जरी। सो उसमें आपको आपके स्कल को काट करके ब्रेन को ओपन करते हैं और फिजिकली वो एन्यूरिज्म में जाते हैं और वहाँ पे एन्यूरिज्म के ऊपर में क्लिप लगा देते हैं। तो जब आप एन्यूरिज्म है उसमें आप क्लिप लगा दिए तो वो एन्यूरिज्म वहीं पे ख़त्म हो गया। वो क्लिप आपके लाइफ लॉन्ग रहेंगे तो उसको फिर बंद कर देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ओपन सर्जरी, वो बोलते हैं कि वो 99% सक्सेस रेट है कि एक बार आपका कर दिया तो 99% चांस है कि वो एन्यूरिज्म वापस नहीं आएगा। लेकिन उसका कौन ये है कि बहुत ही मेजर सर्जरी है, आपको रिकवरी टाइम बहुत लंबा है, 6-8 वीक वो बोलते हैं, सम टाइम लॉन्गर भी लगता है। और अराउंड क्लोज टू 0 चांस है कि सम टाइम ऑपरेशन के टाइम में आदमी की डेथ हो सकती है, या और 5% चांस है, अराउंड 5% चांस कि आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है। मतलब कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो बोलने में, या फिर आपको कुछ याद करने में, या फिर आपका ब्रेन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, पर चांसेस वो 5% कम है। पर वो 5% चांस मेरे को बहुत ज़्यादा लगा, तो मैंने उनको पुश किया उस पर कि ये 5% चांस, तो डॉक्टर ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि 5% चांस पेपर में कहते हैं, लेकिन मेरे हाथ से जो हुआ है उसमें 0.5% चांस है। सो ना अभी हमको तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शन पहुंच गए और इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग था हमारे लिए। हो सकता है आपको सुन के भी ओवरवेलमिंग लग रहा हो, और मैं समझ गया कि अभी तो बहुत चैलेंज बाकी है, मुझको डिसीजन लेना है। सो नेचुरली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या किया जाए, आपका क्या ओपिनियन है? क्या मैं फर्स्ट ऑप्शन ले लूँ, वेट एंड वॉच? सो
डॉक्टर ने कहा कि ये एक रीज़नेबल ऑप्शन है, पर हम उनको बोलते हैं जिनका एज बहुत ज़्यादा हो, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब मेजर सर्जरी कराने का, या फिर आप जिसका एन्यूरिज्म छोटा हो साइज में। उन्होंने कहा कि मेरा एन्यूरिज्म 7 mm से ज़्यादा है एक, और दूसरा वाला जो एन्यूरिज्म है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे रप्चर होने का चांस ज़्यादा है। सो वो कहा कि आपका डिसीजन है, मतलब मुझको डिसीजन लेने का है, लेकिन वो श्योर नहीं थे। तो हमने पूछा कि भाई आप कुछ बता सकते हैं कि कितना % रिस्क है मेरा एन्यूरिज्म रप्चर करने का। तो उन्होंने कहा कि रिस्क परसेंटेज में बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मीडियम रिस्क है। देन हम बोले कि अच्छा, बात वो जो मिनिमल इन्वेसिव कॉइलिंग प्रोसीजर है जिसमें कम काट छाट के मेरा काम हो जाए, उसके बारे में क्या उपाय है। तो उसमें उसने कहा कि या उस पर सोचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। और तीसरा वाला जो है वो बोले कि वो आप बहुत ज़्यादा एज के नहीं हैं, तो हम वो करने से आपका दोनों एन्यूरिज्म एक बार में सर्जरी करके फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन था। इट वाज बहुत ये स्केरी था सुन करके, एंड ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो बिफोर हम वहाँ पर जाएं, हमने अपना लास्ट क्वेश्चन पूछा, और लास्ट क्वेश्चन ये था कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है, पर आप अपना ब्लड प्रेशर को वॉच आउट कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, और स्ट्रेस कम लीजिए, स्मोकिंग बंद कीजिए। तो स्मोकिंग तो मैं करता नहीं था। स्ट्रेस लेस लीजिए। तो ये सब तो एक्चुअली स्ट्रेस बढ़ा रहा है, और मुझको कहा जा रहा है कि स्ट्रेस कम किया जाए। तो वो था। और उन्होंने कहा कि एक प्रोसीजर करवा लीजिए, उसको कहते हैं DSA, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राम। वो जैसे आपका हार्ट का एंजियोग्राम होता है, उसी तरह ब्रेन का एंजियोग्राम होता है। उससे वो वहाँ पे डाई डालेंगे, एंड देन वो 3D पिक्चर्स लेंगे। सो उन्होंने कहा कि आप वो DSA करा लीजिए, और उसके बाद में आइए तो मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गया था, लेकिन जो इमोशनल टॉल था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो स्टार्ट हो गया। अब मैं समझ गया था कि मुझको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेना है। मैं वीडियो आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो डॉक्टर की तरफ से हैं, बट मरीज की तरफ से बहुत कम वीडियो हैं। अगर आप भी मेरे साथ इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप डॉक्टर से मिले हैं और आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो वरी मत होइए। वैसा मैं भी था। अगर वो वैसा हो रहा है, दैट मीन्स आप सही सोच रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ये बहुत नेचुरल है इस तरह की स्थिति से गुजरना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने डिसीजन कैसे लिया। ये शायद मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। सो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और अगर आपको थोड़ा भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी और को इसकी ज़रूरत है तो उनको बताइए। और अगर आप भी एन्यूरिज्म से डायग्नोस हुए हैं तो भगवान आपको दुनिया की सारी हिम्मत दे, आपको क्लैरिटी दे, और आपको इस कठिन समय से निकाले। धन्यवाद।